तो स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में आज महाराष्ट्र की सरजमी से उठा हुआ मुद्दा ईडी की कार्रवाई को लेकर। कल बुधवार को नवाब मलिक जो महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री है और एनसीपी के कद्दावर नेता हैं, उन पर ईडी की कार्रवाई होती है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर किया जाता है और उनको गिरफ्तार किया जाता है और आज उसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हालांकि खिलाफ भी हुए और समर्थन में भी हुए। समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने किए और खिलाफ में अगर बात की जाएगी एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने पूरे समूचे महाराष्ट्र में प्रदर्शन किए। एक प्रदर्शन हुआ महाराष्ट्र के मंत्रालय के सामने और कई सारे जगह पर स्थानिक लेवल पर एनसीपी ने सिर्फ मांग रखी कि राजनीतिक दृष्टिकोण से सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दबाव तंत्र का उपयोग कर रही है, वो सही नहीं है और इसके लिए हम झुकेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं, ये उनका कहना था। लेकिन हमारा सवाल ये आता है कि क्या ईडी की कार्रवाई केवल एक तरफा हो रही है? क्या ईडी की कार्रवाई केवल सत्ता हासिल करने के लिए हो रही है? क्या ईडी की कार्रवाई बीजेपी के कहने पर हो रही है? सवाल एकदम सटीक है और जनता के तरफ से आए हुए सवाल है, क्योंकि अगर बात की जाएगी ईडी की कार्रवाई से तो पिछले कुछ दिनों में अगर देखा गया है कि अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, उन पर दबाव बनाकर ईडी की कार्रवाई होती है और उनसे गृह मंत्री पद छीन लिया जाता है और उनको गिरफ्तार किया जाता है। आज भी वो जेल में है। उसके बाद में नवाब मलिक पर कार्रवाई की जाती है। नवाब मलिक पर ईडी की कार्रवाई की जाती है और नवाब मलिक को गिरफ्तार किया जाता है, उनको भी जेल में डाला जाता है। आखिरकार हमारा सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता है या फिर विधायक है, क्या इतने पाक साफ है कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि हाल ही में कुछ नाम नागपुर से आए हुए थे और कुछ नाम का चर्चा भी हो रही थी। उस मामले को अचानक दबा दिया गया। आखिर उस पर ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो देखते हैं इस स्टोरी के पीछे की असली सच्चाई। सरकारी यंत्रणा किस तरह से राजनीति जगत पर हावी होती जा रही है, इसका जीता जागता नमूना इन दिनों महाराष्ट्र में देखा जा सकता है। आप समझ ही गए होंगे कि आखिर हमारा इशारा किस ओर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की, जिसका भूचाल इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत पर सर चढ़कर बोल रहा है। अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक को जैसे ही बुधवार को ईडी ने शिकंजे में लिया, वैसे ही महाराष्ट्र का पूरा माहौल गर्मा गया। ये अकेले नवाब मलिक की बात नहीं जो हम कर रहे हैं, इसके पहले भी एनसीपी के नेता अनिल देशमुख पर भी इसकी गाज गिर चुकी है और वो अब तक जेल की हवा खा रहे हैं। तब अनिल देशमुख राज्य के गृह मंत्री थे, उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि ईडी की कार्रवाई ने उन्हें जेल पहुंचा दिया। अब बारी फिर एक एनसीपी नेता मंत्री नवाब मलिक की है, जो एनसीपी के बड़े कद्दावर नेता के तौर पर देखे जाते हैं, जिसके लिए गुरुवार को पूरे राज्य भर प्रदर्शन होते रहे और राजनीतिक गलियारों में इसका विरोध और समर्थन प्रदर्शन देखा गया। हर कानून की लड़ाई है, लीगल फाइट है, वी हैव टू फॉलो एंड फुल फेथ है हमको लीगल सिस्टम पे। सो वी आर गोइंग टू फाइट लीगली अगेंस्ट दैट। जब कोई इंसान किसी को आईना दिखाता है या उसकी त्रुटि को दिखाता है तो बौखलाहट जो होती है वो दिखाई दी है और इसी तरीके से आज भाजपा ने अपना पावर का दुरुपयोग करके भाईजन को
ईडी के मार्फत लेते हैं। देखिए ये एलिगेशंस है, आप एलिगेशन आज सब लोग कहते हैं कि ये है वो है, एलिगेशंस है। एलिगेशन को प्रूफ करना ओनस जिसके ऊपर एलिगेशन आता है उसका होता है, तो ये लीगल फाइट है, हम प्रूफ करेंगे, उसके खिलाफ जाएंगे और जो भी उन्होंने आरोप लगाया उसका हम प्रूफ देके उसकी फाइट को हम जीतेंगे। कानूनी प्रक्रिया ये हुई कि कल जब ईडी के ऑफिस में ले गए, उनको फिर अरेस्ट किया गया अराउंड 2:45 to 3, फिर उसके बाद उनको जेजे हॉस्पिटल में उनका मेडिकल हुआ, वी ट्राई टू रीच देयर, और फिर उसके बाद सेशन कोर्ट ले गया और वहाँ पे जो उन्होंने सारा एजेंडा रखा था उस पर हमारे वकील ने बाकायदा फाइट की है। पॉलिटिकल थिंग इज इन अवर ब्लड। भाईजान आज खाली भाईजान एक कहते हैं ना कि ईडी के ऑफिस में गए हैं, लेकिन हम उनके साथ हैं। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा राष्ट्रवादी फैमिली नहीं, आज जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं जो भाईजान से जुड़े हुए सब साथ में जुड़े और हम सब साथ हैं और ये सब हम मिलके रहेंगे। आपने जो सवाल उठाया है कि नवाब मलिक जी का ये जो विषय चालू है, आज हमको ये समझना पड़ेगा कि नवाब मलिक जी ने क्योंकि भाजपा के अगेंस्ट में या बीजेपी के अगेंस्ट में, एनडीए की सरकार के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ विषय लाया है, इसीलिए वो एक्शन का रिएक्शन इनके ऊपर में आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि नवाब मलिक जी की पार्टी है, कांग्रेस जो है या एनसीपी जो है, इन्होंने नहीं किया। जब इनकी सरकार थी, जब इनके पावर थे, तब इन्होंने भी कहीं ना कहीं ईडी का दुरुपयोग किया। ये ईडी का दुरुपयोग है। 8 साल से बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार है, उन्होंने अभी तक की इस चीज़ को क्यों नहीं किया 8 साल में केंद्र के अंदर में। साथ ही साथ में हमें यह समझना पड़ेगा कि इतने समय से जो इतना पुराना मैटर है कि भाई वो जमीन का जो विवाद है, जमीन का टुकड़ा जो दाऊद इब्राहिम का था, दाऊद इब्राहिम के ड्राइवर से उन्होंने लिया, जो भी है ये टेक्निकली लीगलिटी है, जांच का विषय, लीगलिटी के अंदर में, ये जांच के अंदर में आगे आने वाले समय में ये चीज सामने में आएंगी कि मैटर क्या है और एग्जैक्टली क्या सच है क्या झूठ है। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और राष्ट्रवादी के जो मंत्री है नवाब मलिक, उनके ऊपर जो कार्रवाई की, मुझे लगता है कि जो सही है और जो ये होना भी चाहिए, क्योंकि 93 के ब्राउन ब्लास्ट में जो आरोपी थे, जिनको जन्मठेप की जो शिक्षाएं दी गई थी, उनसे 2021 में उन्होंने जो व्यवहार किया तो वो बहुत चौंकाने वाला था। जो 3 एकड़ की ज़मीन वो करोड़ों की थी, 3.5 करोड़ की थी ज़मीन थी, और उनको खाली उसको 20 और 30 लाख में लेना एक मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। और ईडी ने जो कार्रवाई की मुझे लगता है वो सही है। अगर देखा जाए आपने कि जो महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री थे अनिल देशमुख थे, तो उनको भी इसी तरह से ईडी ने सख्त कार्रवाई करके उन जेल में डाला था। मुझे लगता है कि दोनों कार्रवाई में ये तथ्य है, सही है, और उसका मैं एक पत्रकार होने के नाते समर्थन करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि अनिल देशमुख ने जो घोटाले किए थे उस वजह से जो प्रूव हुआ और न्यायालय में जो पुरावे रखे गए ईडी और सीबीआई के द्वारा, तो वो सही साबित हुए। क्योंकि आप देखिए, आप लोकशाही में हैं, आप कोई लोकशाही हुकुमशाही में नहीं है। देखो, जब तक कोई किसी के अगर सबूत मिले उनके अगेंस्ट में, कुछ ना कुछ तो उसमें ये होगा ही उसमें, तो इसीलिए उनको पकड़ा है। बाकी की पार्टी करप्ट है, देखो जो छपड़ेगा वो चोर है। उनके अगेंस्ट में सबूत मिले ईडी को, इसलिए ईडी ने उनको उठाया होगा। बाकी के लोगों के खिलाफ अगर नहीं मिले तो उनको भी नहीं उठाएंगा। फिर वो कौन से भी पार्टी के लोग हो सकते हैं। सिर्फ खुलासे किए ना, उसके ऊपर कोई सबूत या कोई ये पेश नहीं की है। जो भी है बीजेपी के ऊपर है या कोई भी पार्टी के ऊपर, अगर उनके पास अगर सबूत है तो उन्होंने पेश करना चाहिए, जैसे उनके खिलाफ मिले हुए हैं। नवाब मलिक ने कोई खुलासे नहीं किए, वो हवा में बात कर रहे थे। और बात रही पकड़ने की, उनको जो अरेस्ट किया और उनको जो ये किए, तो कैसा है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनके खिलाफ में जो सबूत मिले, ईडी कोई पक्ष की या किसी राजनीतिक पार्टी की कोई नौकर नहीं है, वो एक स्वतंत्र व्यवस्था है। और स्वतंत्र व्यवस्था के हिसाब से उनने जो कार्रवाई की है, वो मेरे ख्याल से तो वो सही है। नहीं, ये बात वैसे नहीं कि सेंट्रल में अगर बीजेपी की सत्ता है, लेकिन अगर इनके खिलाफ अगर सबूत मिले हैं, तो कोई ईडी अगर कोई बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके हाथों में तो नहीं, वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, उनको अगर सबूत मिलते हैं तो उनके खिलाफ वो अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे ही ना। नहीं, बदले की राजनीति नहीं बोल सकते हैं। अगर उनके पास बीजेपी के खिलाफ अगर सबूत है तो उन्होंने पेश करना चाहिए। बीजेपी नेता के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, क्यों नहीं होंगी। संजय राउत एक शिवसेना का जोकर है, और वो जो भी बोलता है उसके बात के ऊपर भरोसा करना यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। संजय राउत यानी जो किया संजय राउत ने वो उचित नहीं है। जो सही में शिव सैनिक है
वो आहत है। विपक्ष चाहे जो कुछ कहे, लेकिन महाविकास आघाड़ी के कुछ बड़े नेताओं की पोल खोलने का बीड़ा महाराष्ट्र में उठाया गया है। वो हर किसी को पता है, जबकि नवाब मलिक के साथ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद कनेक्शन जोड़े गए हैं, जिसके कारण मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दायर कर बस सत्ता वापस पाने की होड़ सी लग गई है। ऐसी सियासी तस्वीर समूचे महाराष्ट्र की हो गई है। आईना साफ है, लेकिन विपक्ष द्वारा इसे धुंधला करने की कोशिश की जा रही है, जबकि राजनीति में ये सभी जानते हैं कि कितने पाक नेता होते हैं, जिनकी नापाक करतूतें न केवल छिपाई जाती है, बल्कि उसको क्षय देने की राजनीति भी हमने देखी है। फिर भी अगर ईडी की कार्रवाई हो तो वो एक तरफा क्यों, ऐसा सवाल खुद जनता उठा रही है। वैसे तो आज सुबह से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो खबरों का जो तार जो जुड़ा हुआ है वो ईडी से जुड़ा हुआ है। मतलब जो राजनीतिक जो भूचाल जो आया हुआ है वो ईडी, जिसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहा जाता है। बहुत से लोग इसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। विकिपीडिया जैसे आप देख रहे होंगे मेरे साथ में, मैंने गूगल यहाँ पर किया है और गूगल पर मैंने प्रवर्तन निदेशालय जो ईडी खोजने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि आखिर ये ईडी क्या है। हमने सीबीआई सुना था, सीआईडी सुना था, लेकिन अचानक पिछले कुछ 1-2 वर्षों में ईडी जो कि प्रवर्तन निदेशालय है, एक ऐसी केंद्रीय यंत्रणा आती है जो कि जिसने हाहाकार मचा दिया है। और उसी के तहत पूरे महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक भूचाल आ गया है। मतलब राजनीतिक भूचाल इसलिए हम कहेंगे क्योंकि कुछ वर्ष पहले अगर बात की जाएगी तो ईडी आती है, ईडी के जरिए दबाव बनाया जाता है और ईडी के जरिए कुछ महीनों पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जो थे उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर किया जाता है। और उसके बाद में जिस तरह से कार्रवाई हुई और मनी लॉन्ड्रिंग के चलते पहले गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपना पद त्याग दिया, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि नागपुर में भी कई रेड हुई ईडी की और गिरफ्तार होने के बाद में अब तक वो जेल में, मतलब कई बार बेल के लिए प्रयास कर चुके हैं, लेकिन ईडी की कार्रवाई के तहत उन्हें जेल हो चुकी है। और उसके बाद बुधवार को अगर बात की जाएगी, फिर से एनसीपी के एक जो मंत्री है, अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक, जो एनसीपी के कद्दावर नेता आते हैं और उन पर ईडी की कार्रवाई होती है और ईडी की कार्रवाई होने के बाद फिर से उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि क्या है ईडी के कार्यों को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि गूगल बता रहा है यहाँ पे। कई लोगों ने ये सवाल भी पूछा है, प्रवर्तन निदेशालय आखिर है क्या। तो हम इसे खोल के देख लेते कि आखिर है क्या, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं गूगल बताता है हमें कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुख्य रूप से फेमा के प्रावधानों के संदिग्ध उल्लंघन की जांच कराता है। विदेशों में किसी तरह की कोई संपत्ति खरीदी ईडी उसकी जांच कराता है। मतलब जो हम फॉरेन में जो कोई संपत्ति अगर खरीदते हैं या फिर हमारा कोई जिसे हम काला धन कहते हैं, उसकी भी जांच कराने के अधिकार ईडी के पास है। दूसरा सवाल है यहाँ पे कि ईडी काम क्या करता है। अभी इस पर ध्यान देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर देखा जाएगा तो ईडी काम क्या करता है। भारत में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, मतलब भारत में जो भ्रष्टाचार है उसको कम करने के लिए ईडी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विशेष एजेंसी अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करती है, जिससे मनी शोधन, काले धन से जुड़े गंभीर मामलों में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच करके उन्हें कानून के अनुसार दंड दिलाती है। मतलब वही है कि जो काले धन के खिलाफ जिस तरह से आंदोलन चलाया जा रहा है, जिस तरह से कार्यक्रम चलाया जा रहा है और काले धन को लाने की कोशिश की जा रही है। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में कई सारा ऐसा जो पैसा होता है जो नहीं बताया जाता है, उसको कहीं न कहीं बाहर लाने के लिए ईडी का उपयोग करवाता है और उसके अनुसार ही फिर उन पर कार्रवाई की जाती है। तीसरा जो सवाल है, ईडी का मतलब क्या है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। इसमें थोड़ी सी डिटेल्स दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय नई दिल्ली, मतलब इस पर आप गौर कीजिए कि ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी का जो मुख्यालय जो है यहाँ पर नई दिल्ली में वर्ष 1956 में स्थापित किया गया था। मतलब वर्ष 1956 में स्थापित किया गया था। यह विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999
फेमा और धन अशोधन अधिनियम के तहत कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। पीएमएल के तहत मामलों की जांच और मुकदमे से संबंधित कार्य प्रवर्तन निदेशालय को सौंपे जाते हैं। मतलब जो कार्रवाई जो हो रही है वो केंद्र के कहने पर हो रही है और नई दिल्ली इसको ऑपरेट करता है, ये इसमें बातें बताई गई। और उसकी जांच के तहत मतलब 1956 से स्थापित हुआ था और कई राज्यों में अभी इसकी संस्थाएं हैं, जैसे मुंबई में, महाराष्ट्र में देखी जाती है। वही अगला सवाल है प्रवर्तन प्रक्रिया क्या है, मतलब इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो वहाँ पर जवाब आता है कि प्रवर्तन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी उद्यम की स्थापना के विचार के उत्पन्न होने से लेकर वास्तविक स्थापना तक समस्त कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब अगर कोई घोटाला होता है या फिर कोई ऐसा मामला आ जाता है तो उसके स्टार्टिंग से लेके अब तक, मतलब जब वो छपड़े गए या फिर पकड़े गए, उन पर आरोप हुए, आरोप पत्र दाखिल हुए, तब तक का पूरा लेखा जोखा वो बताया जाता है, ऐसा उनका कहना है। निदेशालय का मुखिया कौन होता है? निदेशालयों के मुख्य के बारे में जब जानकारी आती है तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली भारत, जिस तरह से हमने बताया था कि नई दिल्ली भारत संस्था के कार्यपालक संजय कुमार मिश्रा IRS निदेशालक, सीमांचल दास IRS विदेश निदेशक। मतलब जो IRS जो लेवल के जो अधिकारी वर्ग होता है, जो संजय कुमार मिश्रा और सीमांचल दास इसके संस्था के कार्यपालक होते हैं। मातृ संस्था इसकी वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग, मतलब जो पैसों का जो लेखा जोखा होता है वो फाइनेंस विभाग इसका टोटली देखता है। निदेशालय से आप क्या समझते हैं? निदेशालय संस्कृत संज्ञा पुलिंग व केंद्रीय कार्यालय, जहाँ से अधीनस्थ कार्यालयों के उनके कामों से संबंध में आवश्यक निर्देश भेजते हैं। किसी संस्था के निर्देशन करने वाले का वर्ग या समूह डायरेक्टरेट, मतलब उन्होंने डिटेल्स में बताया इन सारी चीज़ों को देखते हुए। और कहीं ना कहीं ये जो बातें जो हो रही है, मतलब जो जिस तरह से ईडी के बारे में बोला जा रहा है कि ईडी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है और केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का भी, मतलब अभी महाराष्ट्र की अगर बात की जाएगी तो जिस तरह से एनसीपी के प्रदर्शन हो रहे हैं तो उनका भी सवाल करना जायज़ है। क्योंकि अगर राजनीति में देखा जाएगा तो अभी फिलहाल में जो महाविकास आघाड़ी के जो मंत्री है, उनके बड़े कद्दावर नेता हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में कहीं दिखाई नहीं देता कि जो कि केंद्र में सत्ताधारी जो सरकार है, जिसको हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उनके किसी नेता पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि कुछ ऐसे मामले नागपुर से उजागर होते हैं, कई ऐसे पिछले जो सरकार में जो ऊर्जा मंत्री थे या फिर कई ऐसे मंत्री थे, उनके नाम उजागर होते हैं, बावजूद इसके ईडी उनको फोकस नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस बात में कहेंगे कि राजनीति कहीं ना कहीं इन केंद्रीय जांच एजेंसियों पर हावी है, जिसके परिणाम महाराष्ट्र में दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके जरिए सत्ता हासिल करने की एक तरह से होड़ पूरे महाराष्ट्र में लगी हुई है।